बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ हुकूमत एक नया महाज खोलने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता रोज हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है और जराए ये बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक 5 नई दरखास्तें दायर की गई हैं, मगर हुकूमत की जानिब से खोले जाने वाले इस महाज की पहली कोशिश को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाकाम बना दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नई दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी हैं। एतराज किया गया है कि केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। जराए का कहना है कि नजरसानी की नई दरखास्तें सदर मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम, मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अलग अलग दायर की गई थी, जिन्हें एतराज लगाकर वापस कर दिया गया है, जिसके बाद हुकूमत इस एतराज का जायजा भी ले रही है। और जराए का कहना है कि हुकूमत एतराज के खिलाफ 30 रोज में इन चेंबर अपील फाइल करेगी। हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सादा नजरसानी नहीं बल्कि क्यूरेटिव नजरसानी दरखास्तें हैं। सदर मुमलकत की जानिब से 70 सफ़ात पर मुश्तमिल दरखास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया गया है। वफाकी हुकूमत और मुख्तलिफ इदारों की दरखास्तों में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदाबी की गई है। गुज़श्ता बरस सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस कालअदम करार दिया था। बाद 23 अक्टूबर को तफसीली फैसला सामने आया। 7 जजेस का अक्सरियती फैसला जो है वो बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया गया था कि इनके खिलाफ सदारती रेफरेंस बदनीयती की बुनियाद पर दायर किया गया। तफसीली फैसले में सदारती रेफरेंस कालअदम करार देने की मुतादिद वजूहात जो हैं वो बयान की गई थी। तफसीली फैसले में लिखा गया था कि सदर और वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तफ्तीश की मंजूरी नहीं दी। ये मंजूरी वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूख नसीम ने दी, जिसका इन्हें आईनी और कानूनी इख्तियार नहीं था। फैसले में लिखा गया कि सदारती रेफरेंस दायर करने से पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 116(1) के तहत नोटिस देना जरूरी था, जो नहीं दिया गया। रेफरेंस कालअदम करार देने की तीसरी वजह यह बताई गई कि टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 116(1) की तशरीह के बगैर यह फर्ज कर लिया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने बीवी और बच्चों की जायदादें जाहिर करना लाजमी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम को साबित करने के लिए कोई शहादत पेश नहीं की गई। सदारती रेफरेंस में ऐसा कोई सबूत फराहम नहीं किया गया जिससे जाहिर हो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में लिखा कि सदर मुमलिकत को रेफरेंस के मरकजी किरदारों, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने गैर कानूनी एडवाइस दी। सदर मुमलिकत ने कानूनी निकात पर तीसरे फरीक से बामकसद एडवाइस नहीं ली। सदर मुमलिकत रेफरेंस में मौजूद नकाइस को समझने में नाकाम रहे। अक्सरियती फैसले में तहरीर किया गया कि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 209(5) के तहत अपनी राय कायम नहीं की। जवाब गुजारों ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनकी अहलिया के टैक्स गोशवारों तक गैर कानूनी तौर पर रसाई जो है वो हासिल की। तफसीली फैसले में इन वजूहात के सबब करार दिया गया कि सदारती रेफरेंस दायर करने के कवायद व ज़वाबित और कानून की खिलाफ वर्जी उनमें की गई है जी, और इसलिए ये रेफरेंस जो है वो कालअदम करार दिया जाता है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके बीवी बच्चों से मुताल्लिक टैक्स का मामला मजाज अथॉरिटीज को भिजवाया गया और लिखा गया कि अगर इस फॉरम पर कोई चीज सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज खुद कार्रवाई करने की मजाज होगी। रेफरेंस कालअदम करार दे दिया गया, मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा के टैक्स मामलात FPR को भेजने का हुक्म दिया था और फिर इस हुक्म के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने नजर सानी दरखास्तें दायर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया की ये दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की और फिर इसके नतीजे में इनके खिलाफ होने वाली FPR की कार्रवाई, तहकीकात और रिपोर्ट कालअदम करार दे दी गई थी। अब हुकूमत एक मरतबा फिर से इस मामले पर एक नया महाज खोलने की कोशिश कर रही है, जिस पर के एतराज आयद कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हुकूमत ये सब कर क्यों रही है? आखिर हुकूमत को काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक रेफरेंस कालअदम होने पर एतराजात क्या हैं? आखिर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मुतमईन क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एतराज लगने के बाद अब हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं क्या एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकने से मुताल्लिक मुतल्लिका जो रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट का एतराज वो दुरुस्त है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हुकूमत के इस कदम के बाद अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई तसादुम की सूरत हाल तो पैदा नहीं हो जाएगी? इसी तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रेफरेंस जो है वो कालअदम हो गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा की नजरसानी दरखास्तें अभी मंजूर हो जाती हैं, मगर हुकूमत अब जो है वो दोबारा महाज खोलना चाह रही है, दोबारा दरखास्तें दायर कर दी गई हैं। जस्टिस साहिबा साथ हैं हमारे?
ठीक है, जस्टिस साहिबा को हम लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा मौजूद है हमारे साथ इस मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए। दरखास्तें भी आपको बताएं कि एतराज़ लगाकर जो है वो वापस कर दी गई हैं। मुद्दा ये है कि दरखास्तें जो हैं उन पर एतराज़ लगाए गए हैं। एतराज़ात जो हैं वो बड़ी तफसील से हमने आपको बता दिए और उन्हीं एतराज़ात को बुनियाद बनाते हुए कहा गया है कि एक केस में 2 मरतबा नज़रसानी नहीं हो सकती और उसकी मुख्तलिफ जो वजूहात हमने बयान की। जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। जस्टिस साहिबा, मुझे ये बताएगा कि रेफरेंस का लदम हो गया, जस्टिस काजी फाइज ईसा की नज़रसानी दरखास्तें जो हैं वो मंजूर हो गई, मगर हुकूमत अब जो है वो दोबारा एक महाज खोलना चाहती है, दोबारा दरखास्तें दायर कर दी गई है। हुकूमत के इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? अब जो हुकूमत करना चाहती है और किस वजह से करना चाहती है, ये तो सिवाय हुकूमत के या जो इस वक्त मुद्दईआन हैं ये दूसरी नजरसानी दरखास्त के, वही जान सकते हैं। आपको पता है एक हमारी पंजाबी की मिसाल है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। अब कौन जानता है कि किस वजह से ये करना चाहते हैं। वैसे हमारे आइन का जो आर्टिकल 13 है फंडामेंटल राइट्स का, वो तो कहता है कि एक मर्तबा किसी को एक केस में आपने कर लिया है ट्राई और उसके ऊपर सारा फैसला हो चुका है, तो डबल जेपर्डी का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि ये दोबारा खोला नहीं जा सकता मामला। ये बुनियादी हकूक का एक हिस्सा है कि एक शख्स को 2 बारी उन्हीं जो है वजूहात पे आप दोबारा अदालत में नहीं ला सकते जब फैसला हो चुका है। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये वापस भी कर दी है दूसरी नजरसानी दरखास्त कि जब एक नजरसानी दरखास्त जो है उसका फैसला हो चुका है तो दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है और कोई ये कानूनी इसमें प्रोविजन नहीं है कि ऐसा कैसा हो सकता है। और इसमें हम देखते हैं कि हमारा सेक्शन 11 जो है CPC का, यानी कि जो है दीवानी हमारे कानून, वो भी कहते हैं रेस जुडिकाटा की जो प्रिंसिपल है कि एक दफ़ा जो मामला फरीकैन के दरमियान फैसला हो चुका है और वही फरीकैन है और वही मामला है और अदालत ने फैसला कर दिया है तो ये मामला ख़त्म हो गया। इसको दोबारा आप इसके बारे में अदालत से रुख नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई रिकरेंट कॉज ऑफ एक्शन ना हो। तो यानी ये जो एतराज लगाया गया है जस्टिस साहिबा, ये जो एतराज लगाया गया है आपके मुताबिक ये मजबूत एतराज है। अब मुझे बताएगा कि हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस रह जाते हैं? मजबूत है या नहीं ये तो रजिस्ट्रार ने अपना रस्मी तौर पे जो उसको बनता था उसने लगा दिया। अब जो हुकूमत है ये एक दरखास्त डाल सकती हैं चीफ जस्टिस के सामने और ये जज इन चेम्बर्स इसको दोबारा इसका मुआयना करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कि क्या कोई नजरसानी दोबारा डालने का के कोई वजूहात है, क्या कोई नई बात एजिटेट हुई है, ऐसी बात जो नहीं पहले आई थी सामने, या फरीकैन कोई और हैं, या फैसले में ये तमाम बातें जो हैं ये फैसला शुदा नहीं है। तो ये बात तो अब चीफ जस्टिस अपने चेम्बर्स में देख सकते हैं कि क्या इसमें कोई ऐसा जवाज़ है कि ये दोबारा से रिव्यू पिटिशन जो है एक रिव्यू नजरसानी के बाद दूसरी डाली जा सके। वैसे इसकी रिवायत तो बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा जस्टिस साहिबा, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों फैसले थे उससे मुतमईन नहीं थी। बड़ा तफसीली ये मामला हमने देखा कि सुना जाता रहा, दोनों जानिब से भरपूर दलाइल आते रहे, फिर वाज़े अक्सरती जो फैसले जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में आया। अब दोबारा हुकूमत जो कदम उठा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हम देखेंगे कि अदारों के दरमियान एक टकराव किसी कैफियत भी कहीं आगे चलकर आ सकती है? ये मैं समझती हूँ बड़ी बदकिस्मती है कि एक तरफ से तो जो इंतज़ामिया है ये इंतज़ामिया की तरफ से 2-2 नजरसानी आ रही है ना, और ये वही फरीकैन है जो पहले भी फरीक थे पहले नजरसानी में, तो ये क्यों आ रही हैं और अदलिया के सामने आ रही हैं। और अदलिया को भी एक बड़ी नाजुक उन्होंने मसले का सामना कर दिया और चीफ जस्टिस के सामने ये बात अगर लगेगी, और ये लगने का है इम्कान, क्योंकि ये कह सकते हैं जो मुद्दई है कि आप इसको देखिए कि क्यों नहीं दूसरी नजरसानी हो सकती, तो जाहिर है फिर कुछ एक इंतसादम हम ना कहें तो कम से कम कोई एक ऐसी बात तो है कि आपस में एक जो है फलक नजरियात हो सकते, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि 3 सतून हैं हमारी रियासत के हैं, वो है अपना मुकन्नना
انتظامیہ اور عدلیہ مقننہ نے قوانین بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ انتظامیہ نے عمل درآمد کرنا ہے اور عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی غلط بات تو نہیں ہوئی. اور اسی طرح جب ایک دفعہ مقدمہ آ جاتا ہے عدالت کے سامنے اور انہوں نے اس پہ تمام انہی فریقین کے درمیان میں انہی مسائل پہ فیصلہ کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو کھولنے کی کیا کوئی گنجائش بن سکتی ہے؟ بظاہر تو نہیں بن سکتی. صحیح، ٹھیک ہے. جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ. قانونی نقطہ نظر سے ہمیں اس کیس پر آگاہ جو ہیں وہ کر رہی تھیں. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لینا ہے، بریک کے بعد تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں ساتھ میں. کل سیاسی اور عسکری قیادت کا ایک اہم اجلاس ISI ہیڈ کوارٹرز میں ہوا. اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو افغان امن عمل، اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کے معاملات پر بریفنگ بھی دی گئی ہے. تاہم اجلاس کی آفیشلی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہیں، لیکن مبصرین کے ذریعے آنے والی اطلاعات کے مطابق بریفنگ کا اہتمام افغانستان کی صورتحال کے پس منظر میں کیا گیا تھا. افغان امن عمل، اس میں رکاوٹیں اور امریکہ کا پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت کے دعووں سے متعلق انتہائی اہمیت کا حامل تھا. ایئر سپیس کے متعلق یہ دعویٰ انڈو پیسیفک افیئرز کے نائب امریکی وزیر دفاع ڈیوڈ ایف ہالوے نے گزشتہ ہفتے امریکی آرم سروسز کمیٹی کو دی جانے والی بریفنگ میں کیا تھا. پاکستان دفتر خارجہ کے ترجمان نے اگرچہ اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایئر لائن اور گراؤنڈ لائن کمیونیکیشن کا معاہدہ ضرور ہے، مگر اس معاہدے کے تحت کوئی نیا سمجھوتا نہیں کیا گیا. واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی خبر کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے خبروں کی تردید کی ہے، بلکہ کل سینٹ میں وزیر خارجہ نے موجودہ حکومت کی افغان پالیسی پر دو ٹوک موقف بھی سامنے رکھا ہے. کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. میں on the floor of the house واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا. مگر آج افغان طالبان کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں ہمسایہ ممالک کو دھمکی دی گئی ہے. افغان طالبان کے مطابق ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کارروائیوں کے لیے ہمارے پڑوس میں موجود رہنا چاہتا ہے. پڑوسی ممالک سے مطالبہ ہے کہ کسی کو ایسا قدم اٹھانے اور موقع فراہم کرنے کی اجازت نہ دیں. اگر ایسا کیا گیا تو یہ تاریخی غلطی اور رسوائی ہوگی. افغان مسلم اور مجاہد قوم اس طرح کے گھنونے اقدام کے خلاف خاموش نہیں رہے گی اور مشکلات کی ذمہ داری غلطیاں کرنے والوں پر ہی ہوگی. موجودہ صورتحال میں خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان کی صورتحال ایک بار پھر سے قابو سے باہر ہو سکتی ہے. کابل حکومت کو خدشہ ہے کہ امریکی فوج کے چلے جانے کے بعد طالبان ہفتوں کے اندر اقتدار پر قبضہ کر لیں گے اور اس سارے معاملے پر جو صورتحال پھر بنتی ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے. اسی تمام مدے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز زوان صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے، اور سہیل شاہین صاحب ترجمان افغان طالبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے سہیل صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. سہیل شاہین صاحب، افغان طالبان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ امریکہ پڑوسی ممالک میں رہ کر افغانستان میں کارروائیاں کرنا چاہتا ہے، اور طالبان کی جانب سے یہ تنبیہ بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ پڑوسی ملکوں میں سے کسی نے جگہ دی تو یہ تاریخی غلطی اور رسوائی ہوگی. کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ قبضہ ختم ہونا سب کی مفاد میں ہے. افغان عوام آزادی حاصل کریں گے اور ہم ریجنل کوآپریشن اکانومک ترقی کے دور میں داخل ہوں گے، لیکن افغانستان کے کسی بھی پڑوسی ملک میں امریکن اڈے افغانستان اور ریجنل پیس اور سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے ہم نے اپنے خدشات کو ظاہر کیا. امید ہے ایسا نہ ہو کیونکہ یہ اڈے کسی کی مفاد میں. سہیل صاحب، افغانستان میں خانہ جنگی بند ہونے کا یا لڑائی جھگڑا بند ہونے کا افغانستان کو تو فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا. یقیناً ایک خطرہ جو ہے وہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہمسایہ ملک میں ہوتی ہے تو موجود رہتا ہے. پاکستان نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں چھپنے والی خبر کی تردید کر دی ہے ابھی تک تو، اور پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے وہ کوئی اڈا نہیں دیا جا رہا. آفیشیل سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، تو پھر یہ طالبان جو ہیں وہ ذرائع ابلاغ کی خبروں پر کان دھرتے ہوئے اس طرح کے سخت سٹیٹمنٹس کیوں دے رہے ہیں؟ ہم نے کسی ملک کا نام نہیں لیا ہے، لیکن کئی دنوں سے مسلسل میڈیا رپورٹس آ رہی ہے کہ امریکہ افغانستان کے نیبرہڈ میں اڈے بنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم اس پر خاموش
नहीं रह सकते। लिहाजा हमने इन रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, अब किसी नेबरिंग मुल्क से ऑफिशियल स्टेटमेंट कि ये खबर हकीकत नहीं है, अच्छी बात है। हमने हिफ्ज़ मातक़दुम के तौर पर सबको दोस्ताना तनबीह किया है। सही। अच्छा, ये बताइएगा सुहेल साहब कि अमरीकी फौजियों के इनखला के मुतालिक क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों को? अमेरिका ने वादा किया था कि मई 1 को निकलेंगे, यानी सारे अफवाज निकालेंगे अफगानिस्तान से, लेकिन उन्होंने उस टाइमलाइन पर अमल नहीं किया, उसको वायलेट किया। अभी उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को कामिल तौर पर अफगानिस्तान से निकलेंगे, तो हम देखेंगे और मॉनिटर भी करेंगे कि क्या करते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान अफगान तालिबान। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो तमाम अफवाहें गर्दिश कर रही थी, अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ, तो उसका आगाज़ वहाँ से हुआ जब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा डेविड एफ हाल्वे ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी आर्म सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान जो है वो अमरीका को एयर स्पेस और ज़मीनी सहूलत मैसर करेगा। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसको पूरे तरीके से डिनाई किया है। अब जब ऑफिशियल लेवल पर एक वाज़े हो गई है चीज़, तो फिर आपको क्या लगता है कि तालिबान को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और बड़ी बड़ी सीधी सीधी धमकी है ये तो? देखिए जी, पहली बात यह है कि मैं अपनी हुकूमत के जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है या जो पोजीशन हमारी गवर्नमेंट इख्तियार कर रही है, मैं उसी पे ट्रस्ट करूंगा। अमेरिकन की स्टेटमेंट या उनके दावों पे मुझे यकीन नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। दो पॉलिसीज हैं। पहली बात यह है कि बड़ा क्लियर है, जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक नेशनल डिफेंस डे पर अपनी स्पीच करते हुए जब उन्होंने कमांड टेक ओवर की थी, तो बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा था कि वी हैव डन इनफ। अगर आज तक हमने कुछ नहीं किया तो किसी और ने भी कुछ नहीं किया। नाउ इट इज टाइम फॉर अदर्स टू डू मोर, और हम ये मंत्रा अब नहीं सुनेंगे। ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने कही थी, एंड आई एम श्योर कि वो उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये स्टेटमेंट दी थी और वो आज तक वो स्टेटमेंट पे कायम है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान ने हमेशा से इस जंग में जाने पर एतराज किया। उन्होंने कहा ये प्रेसिडेंट मुशर्रफ का गलत फैसला था और हमने किसी की जंग अपने गले में डाल ली। तो आज जब 20 बरस के बाद अमेरिकन अपने तमाम तर अज़ाइम को इनकम्प्लीट या उनकी बकौल तकमील करके वो जब वापस जा रहे हैं, तो अब किसी को, मैं नहीं समझता कि बशमूल पाकिस्तान किसी को ये हक पहुंचता है कि कोई अफगानों को डिक्टेट करे कि आपके मुल्क में क्या तर्ज हुकूमत होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपने अपने मुल्क के अंदर किस तरीके से रहना है। वो एक आजाद सॉवरेन स्टेट है और उसमें वही होगा जो अफगान चाहेंगे। अब उसमें कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, यकीनन होंगे, क्योंकि जो स्टेटस को फोर्सेज हैं जिन्होंने 20 साल इक़्तिदार के मजे लिए, जिन्होंने अमेरिकन डॉलर्स पे अपने खानदान बनाए, अपनी जायदादें बनाई और बहुत कुछ दौलत इकट्ठी की, वो चाहेंगे कि ये स्टेटस को चलता रहे। लेकिन अफगान कौम ने बड़ी भारी कीमत अदा की है इसकी, और अब उन्हीं को हक पहुंचता है कि वो अपने मुस्तकबिल का तयन करें, अमन से रहें। और रीजनल कंट्रीज तमाम की तमाम ये चाहती हैं कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो, ताकि वो भी तरक्की करें और खिते में भी तरक्की की राहें खुलें बाकी नेबर्स के लिए भी। सही, ठीक है, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जनरल साहब कि उनको पूरे तरीके से हक है कि जिस तरीके से वो अमरीकी फौज के इनखला के बाद चाहें तो करें। लेकिन एक खदशा तो बहरहाल हमारे लिए भी इस तरीके से मौजूद है, और वो अफगान हुकूमत को भी है कि तालिबान अगर टेक ओवर कर लेते हैं अमरीका के निकलने के बाद, तो यहाँ पर खाना जंगी शुरू हो जाएगी, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर अफगानिस्तान में हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक खतरा बना रहता है। तो इस हद तक तो कंसर्न है ना हम? देखिए, कंसर्न हमारा भी है और कंसर्न उनका भी है। पहली बात यह है कि अफगानिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी एक दफा क्रिएट जरूर होगी, क्योंकि जो स्टेटस को फोर्सेज हैं उनमें और जिन लोगों ने 20 बरस कोलिशन फोर्सेज को रेजिस्ट किया है, उनके दरमियान नैरेटिव का इख्तलाफ है, आइन के ऊपर इख्तलाफात हैं, रियासत के मुस्तकबिल के ऊपर उनका इख्तलाफ है, मौजूदा हुकूमत की लेजिटिमेसी पर उनका आपस में इख्तलाफ है। तो जब इन 4-5 चीजों पर उनका प्रिंसिपल इख्तलाफ है, तो वहां पे एक क्लैश की सूरत हाल तो बनती नजर आती है, और ये हो जाए तो हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा किसी को भी। लेकिन
जब ये सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान को अपनी सरहदों के दिफा का पूरा हक पहुंचता है। हमने फेंस भी किया है, आर्मी भी वहां बैठी है, और हम पाबंद नहीं है किसी मुआहदे के तहत कि हम वहां से रेफ्यूजीज को यहाँ आने की इजाजत दें या पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की इजाजत दें। हम अपनी सरहदों के दिफा का हक रिजर्व रखते हैं, और इसी तरह अफगान अपने मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसीज को फॉलो करने का हक रखते हैं। लिहाजा ये को एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमारे और उनके देरीना ताल्लुकात हैं, मजहबी रिश्ते हैं, लैंग्वेज के रिश्ते हैं, जियोग्राफी रिश्ते हैं, और हर तरह की हमारे अंदर हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग है। और ये भी दोनों हुकूमतों को पता है, पाकिस्तान को भी और अफगान की मौजूदा हुकूमत या तालिबान को, कि मुस्तकबिल में अमन का क़याम अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान के हक में भी बेहतर है, पाकिस्तान के हक में भी बेहतर है, और जितनी नेबरिंग स्टेट्स हैं वो भी यही चाहेंगी कि यहाँ पे अमन कायम हो, वैसा अमन जो अफगान खुद जिसको एस्टैब्लिश करेंगे। तो लिहाजा उसमें न्यूट्रल रहना नेबरिंग कंट्रीज का बहुत जरूरी है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की हद तक, मशावरत की हद तक ठीक है, मुदाखलत होनी चाहिए, लेकिन कोई कुव्वत ये डिक्टेट करने की कोशिश न करे कि अफगानिस्तान में कौन हुकूमत करेगा और किस तरीके से करेगा। सही, बहुत शुक्रिया। जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मुद्दे के ऊपर जो है वो अपनी राय हमें दे रहे थे। छोटा सा मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको याद होगा कल हमने सिंध में अमन व अमान की बड़ी अबतर सूरत हाल की बात की थी, लेकिन सिंध से मुख्तलिफ नहीं है पंजाब के हालात भी। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में भी जो है वो एक ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर हमें बात करनी। छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। शिकारपुर के कच्चे के इलाकों में डाकुओं के खिलाफ सिंध पुलिस का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। इत्तलात ये आ रही है कि ऑपरेशन के नतीजे में अब तक 8 डाकू हलाक जबकि 12 जख्मी हो चुके हैं और अब तक डाकुओं के 130 से ज्यादा ठिकानों को भी मसमार करके आग लगा दी गई है। 8 मुखवियों को बाजियाब करा लिया गया है जबकि 4 मुखवी अब तक यरगमाल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची पहुंच चुके हैं, मामलात पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। कल वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी करेंगे और फिर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पर काफी तशवीश का इजहार भी किया है। बर्पा हो चुका है जैसे कराची जल रहा है, और कराची में आग और खून की, यानी सिंध में शिकारपुर से लेके जैकबाबाद से लेके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबे का मसला है। सारे सिंध को साफ करेंगे, अमन का गहवारा बनाएंगे। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है, मगर पंजाब में भी हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। खुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का इलाका भी मुख्तलिफ गैंग्स की अमाजगा बना हुआ है। डेरा गाजी खान से मुल्हका कबायली इलाके खतरनाक गैंग्स और दहशत गर्दों का मरकज बन चुके हैं। यही नहीं बल्कि बॉटम मिलिट्री पुलिस अमलन लादी गैंग के ताबे हो चुकी है। लादी गैंग सोशल मीडिया पर पेजेस चला रहा है, बर्बरियत की वीडियोस अपलोड कर रहा है, लोगों को धमका रहा है और इसे कोई पूछने वाला नहीं है। डेरा गाजी खान में मौजूद लादी गैंग बर्बरियत की इंतहा कर रहा है। गुज़श्ता दिनों मुखबरी के शुबे में 3 अफराद को अगवा किया गया। खैर मोहम्मद नामी शख्स को मौके पर ही गोली मार दी गई, जबकि दूसरे रमजान नामी शख्स का नाक, दोनों कान और दोनों बाजू काटने के बाद उसे गोली मारी गई और इसकी लाश वीराने में फेंक दी गई। 3 अफराद को थाना कशुबा की हदूद से अगवा किया गया था। यही नहीं बल्कि लादी गैंग का सरगना खुदाबख्श लादी जो जुल्म ढाता रहा, अपने साथी से इसको वीडियो भी बनवाता रहा। इस वाक़े की वीडियो ने देखने वालों के दिल दहला दिए हैं। पुलिस लादी गैंग को हाथ डालने से कतराती है। यही नहीं बल्कि लादी गैंग के लिए सहूलतकारी करती है। जिस बरादरी के अफराद को लादी गैंग ने कत्ल किया, उसी बरादरी के 2 जवानों को पुलिस की जानिब से मावराए अदालत कत्ल करने का इल्जाम भी सामने आ रहा है। मावराए अदालत कत्ल किए जाने वाले 2 नौजवानों के लवाकीन इल्जाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस ने यह कार्रवाई भी लादी गैंग के ईमा पर ही की है। माजी में हम अपने इसी प्रोग्राम में लादी गैंग की कार्रवाइयों और रसूल से मुतालिक पहले बात कर चुके हैं। रियासत मदीना के हुक्मरानों को झंझोड़ चुके हैं, बता चुके हैं कि लादी गैंग दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने वाले खतरनाक असलहे की तरबियत दे रहा है। रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पेजेस पर अपलोड की जा रही है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं लगी। कुछ अर्सा कबल लादी गैंग के सरगना खुदाबख्श लादी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें से ममनुआ राइफल से फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। अगर उस वक्त इस वीडियो पर एक्शन लिया जाता शायद अब मजीद वाक़यात को रोका जा सकता था, मगर जब तक शोर नहीं मचाया जाए, इक़्तिदार को जगाया नहीं जाए, सिस्टम काम करने को राजी ही नहीं होता। वसीम अकरम प्लस जनाब उस्मान बुज़दार साहब सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं, मगर इनके अपने इलाके में हो क्या रहा है शायद उन्हें भी मालूम नहीं है। अब शहरियों के आज़ाद काटने की वीडियो वायरल हुई तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान को ही इसका नोटिस लेना पड़ा है।
वज़ीर-ए-आज़म ने डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान किया और रेंजर्स को इस हवाले से हिदायत भी जारी की, मगर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पंजाब हुकूमत इस मामले पर खामोश तमाशाई क्यों बनी रही? आखिर ये गैंग्स किस तरह से मजबूत हो जाते हैं? सवाल ये भी है कि क्या वाकई पुलिस इन गैंग्स की सहूलतकारी करती है? 100 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद लादी गैंग सरगर्म कैसे रहा? क्यों नहीं पकड़ा गया इसके लोगों को? आखिर वज़ीर आला पंजाब का आबाई इलाका इन गैंग्स के रहमो करम पर क्यों है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के। कुरैशी साहब, ये जो इलाका है वो वज़ीर आला का आबाई इलाका है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गैंग्स के रहमो करम पर है, गैंग्स की अमाजगा बन चुका है, जो दाश करती है वैसी ही कार्रवाइयां वहां पर की जा रही हैं। पहले भी वीडियोस आती हैं, हमने अपने प्रोग्राम में उठाया, लेकिन कोई जो है वहां पर एक्शन उस तरीके से नहीं हुआ और इन दरिंदों का कोई कलाकमा नहीं हो सका। क्यों? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आयशा, मैं आपको एक अर्ज करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पूरा इलाका इन गैंग्स के रहमो करम पर है। यहाँ तो ये बड़ी कोई 15 से 20 साल पुरानी गेम थी। ये पूरा कच्चे का इलाका जो बलूचिस्तान और पंजाब के बॉर्डर के साथ होने का इलाका है, कच्चे का इलाका कहलाता है, जहाँ डिफरेंट गैंग्स काम कर रहे थे। अब ये उन गैंग्स की बाक़ियात है। ये लादी गैंग जो है, इसके हवाले से गवर्नमेंट ने एक प्लान कर लिया। जिस तरह से ये लोगों को इबरत का निशान बना रहे हैं, इनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। मैं इबरत का निशान इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपनी तौजीह पेश कर रहे हैं कि जी इन लोगों ने, चूंकि इनका सुरगना का जो वाइस था हारून, उसका नाम था हारून लादी, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसके शक में जी पुलिस को किसने मुखबरी की? कुरैशी साहब, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो चलाई थी, बड़े खतरनाक किस्म का असला जो था वो उसकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो बिल्कुल रीसेंट वीडियो थी। 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को, आखिर कब निशाने इबरत बनाया जाएगा इनको? आयशा, मेरी बात प्लीज मुकम्मल होने दीजिएगा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि पूरा इलाका जहाँ पे यहाँ पंजाब पुलिस का डोमेन नहीं बनता, ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का डोमेन बनता था। और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पंजाब की आज से 5 साल पहले आप देखें, उनके पास एक असला भी नहीं होता था। वो सिर्फ ह्यूमन स्मगलिंग और कम्युनिटीज की स्मगलिंग को रोकने के लिए वो लोग एक्टिव होते थे। फर्स्ट टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने, सरदार उस्मान बुज़दार ने बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को बाकायदा इक्विप्ड किया, उनको नई गाड़ियां, जदीद असला, उनके वहां कई थाने बनाए गए। ये सारा इसी दौर में हुआ। और मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये इस गैंग ने जिस तरह से सोशल मीडिया को यूज किया, जान बर्बाद करने की कोशिश, इन्होंने अपने ताबूत में ये खुद कील ठोकी है। और आप देखेंगे आने वाले इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट इन एक्शन है। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने मुल्तान सर्किट हाउस पे एक मीटिंग को चेयर किया सिर्फ इसी गैंग के हवाले से। और आज प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज है, पंजाब में किसी शख्स को, यहाँ ये नहीं है कि ये कोई बनाना रिपब्लिक है या कोई शख्स गैंग बना लेगा। ये 15-20 साल से ये गैंग एक्टिव था। छोटी मोटी चोरी चकारी, ड्रामेबाजी, लोगों को अगवा करना, और कभी किसी गवर्नमेंट इसमें तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन अब तो चीजें बड़ी हद से बाहर हो गई हैं कुरैशी साहब। हम देख रहे हैं कि इतने जदीद असले की ट्रेनिंग दी जा रही है। यकीनन ये बहुत खतरनाक किस्म की चीज हो सकती है अगर इस तरह की तरबियत या ट्रेनिंग जो है वो जारी रहती हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अज़ा काटने की वीडियोस जो हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जा रही हैं। किस तरीके से खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट की इसमें जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। किसी सूरत किसी शख्स को कितना भी वो ताकतवर हो, अभी आपने कहा कि जी इनको कोई सियासी पुष्ट बनाई है, ऐसा नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट में कोई शख्स इनके साथ नहीं है। तमाम अराकीन असेंबली, तमाम नोटेबल उस एरियाज के सारे इस बात पर सही है, डिसीजन है। लेकिन कुरैशी साहब, फिर भी उसके बावजूद भी इनको पुष्पनाही नहीं, उसके बावजूद भी ये इतने मजबूत हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जो है वो इनके आगे बेबस है। और फिर पेजेस की हमने बात की थी, जब पिछली दफा हमने शो किया था, वो पेजेस अभी तक चल रहे हैं, उनको बिल्कुल बंद नहीं किया गया। तो कार्रवाई हुई क्या? देखिए आयशा, मैं आपको एक अर्ज करूं, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की वो सारी ट्रेनिंग और सारा जो माजी में उनको बिल्कुल उसमें मौतल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, आप बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के किसी हेड को बुलाएं और पूछें कि पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह से उनको ना सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, उनको ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसा कतई नहीं है कि कोई पुलिस या बॉर्डर मिलिट्री पुलिस इनके जेर असर है। ये चूंकि इलाका कच्चे का है, वहां एक्सेस आसान नहीं है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, सारे जंगलात है। जब पुलिस एक्शन करती है तो ये फौरी तौर पे बलोचिस्तान के इलाके में निकल जाते हैं। ये ट्राइब्स का एरिया, आपको पता है, ट्राइब्स में नॉर्मली ऑपरेशन करना कतई इतना आसान नहीं होता। लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है, इनको हर सूरत इबरत का निशान बनाया जाएगा। ये मुआशरे में मौजूद वो भेड़े, वो नासूर हैं जो समझते हैं कि ये कानून से बालातर है, और इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जितना भी किया, इनका प्लान ये था कि उससे ना सिर्फ इनकी रेटिंग बढ़ेगी, लोग इनसे खौफजदा होंगे।
यहाँ इस वक्त किसी ऐसे शख्स की गवर्नमेंट नहीं है कि जिसने इन गैंग के जरिए अपनी पॉलिटिकल माइलेज को वहां बढ़ाया है। 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, 100 से ज्यादा मुकदमात हैं, इन पर उल्टा इल्जामात लग रहे हैं कि पुलिस जो है वसूलतकारी करती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है यहाँ पर, लेकिन ये बड़ी तशवीशनाक किस्म की बात है कि अगर इस चीज़ को भी डिनाई किया जा रहा है कि पुलिस उनके ताबे नहीं है, इस चीज़ को भी डिनाई किया जा रहा है कि उनको सियासी पुष्पनाही हासिल नहीं है, तो फिर किस तरह से ये हो जाता है कि 100 से ज्यादा मुकदमात अगर उनके ऊपर होते हैं, उसके बावजूद वो पकड़ में नहीं आते हैं, तो फिर वो आखिर किसकी पुष्पनाही की वजह से अब तक बचते आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।